अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब एक न्यू नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये वाला नावल चाइल्डहुड निकाह बेस्ड है और कज़न मैरिज बेस्ड नावल है। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आप बेशक मेरे बाप हैं, मगर मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं है। मैं आपके पास नहीं रहना चाहती। मैं मम्मा के पास ही रहूंगी, उनके साथ ही रहूंगी। सर्द अजनबी कठोर लहजा एहसान शाह को लम्हों में रिजा रिजा कर गया था। उमर भर की तरफ उनसे मिलने, सीने से लगाने की आरज़ू सब तह बाला हो गया था। उनके हसूल में दिन रात एक किए हुए थे और वो 20 साल इंग्लैंड में गुजारकर इस माशरे का एक हिस्सा बन गए थे। शावेज शाह गुस्से से मुठियां बीचते हुए जब्त किए हुए सामने बैठी अपनी मॉडर्न कजन प्लस मनकूहा को देख रहा था, जो जीन्स शर्ट में ऊंची हील, हाथ में बैंड्स, नाक में बाली पहने हुए मुकम्मल मगरी माहौल में डली कोई अंग्रेज लग रही थी। उनके घर की खवातीन घर पर ही सर पर दुपट्टा लेने की आदत थी, बाहर चादर लेकर निकलती थी और इस तरह की नुमाइश करती लड़कियों से उसे नफरत थी। शावेज शाह उसे हुलिये में देखकर, अपने बाबा से जो बात जुबानी करते हुए देखकर अब उसकी बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। मगर वो बेहिस था। उस वक्त अपने बाबा के सामने कुछ नहीं काटता था सिवाय उसको घूरने के, जिससे सामने बैठी मगरू लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सबको मुकम्मल नजरअंदाज की अपने बाप से दो टोक बात ताकि बाहर निकल गए। शावेज आलम शाह, जिसका गुस्सा पूरे गांव में मशहूर था, जिसको आज तक किसी ने जवाब देने की जरूरत न की थी, वो एक छोटी सी मामूली सी लड़की के सामने चुप खड़ा था। उसको अपने बाबा से बदतमीजी करने से बात करते हुए जाता देख रहा था। मगर अब से लड़की की हठधर्मी देखते हुए शावेज का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वो कोई प्लान सोच रहा था जिस पर अब अमल करना जरूरी हो गया था। अपनी बात कह के वो टिक टिक करते हुए जैसी आई थी वैसी सबको नजरअंदाज करते चली गई और एहसान शाह आंखों में उम्मीद लिए उसे जाता हुआ देखते रहे। आज भी वो उसकी मोहब्बत हवैश को ठुकरा कर चली गई थी। ये तो कितने ही दिनों से हो रहा था। मगर एहसान शाह ने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। वो समझते थे कि शुमाइला ने उनकी बेटी के दिल में उसके बाप के लिए नफरत कूट कूट कर भर दी है। न जाने उनको कितने बुरे और भयानक किरदार में पेश किया गया होगा। ये मेरे पास रहेगी तो यकीनन मेरी मोहब्बत से उसकी हर गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगे। ये सोचकर उनने बार बार उससे मुलाकात की, मगर वो टस से मस न हुई। एक ही डर थी कि नहीं जानना नहीं जाना। वो उसकी ये जिद शावेज को तैश दिला गई थी। उसने चचा पर बेहद तरस आया था। बेचारे बेटी से भिखारियों की तरह उसकी मोहब्बत और तवज्जो मांग रहे थे और वो बदतमीजी की इंतहा किए हुए थे। एहसान शाह वजीर आला पंजाब, जिनसे एक मुलाकात के लिए बड़े बड़े लोगों को कहीं कहीं दिन इंतजार करना पड़ता था, वो अपनी इकलौती बेटी के सामने बेबस थे। यहाँ पर वो अपना पैसा, रुतबा, मुकाम सब कुछ भूले बैठे हुए थे कि उल्लास से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं। वो तो अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थे बेटी के हसूल के लिए। सारा इंतजाम हो गया है, आज भी किसी भी कीमत पर यह काम हो जाना चाहिए। शानदार ड्राइंग रूम में सोफे पर टांग रखे बैठे शख्स ने कान से लगे हुए मोबाइल पर भी सर गुस्सीली आवाज में दूसरे जाने बंदे से पूछा, अगर किसी किस्म की कोई भी गलती हुई तो एक एक को कड़ी सजा मिलेगी, समझ गए? अब कौन गलती करेगा इस तलात को जगाता, जो सजा भी ऐसी देता था कि महीनों इंसान ना भूले। स्पोर्ट कार तेजी से कोर्ट की तरफ बढ़ी थी। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि कोई भी हादसा हो सकता था। मगर अंदर बैठे इंसान को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, या उन सब की आदत थी। आंखों के ऊपर ग्लासेस लगाए फुल वॉल्यूम में चलता हुआ म्यूजिक एंजॉय कर रही थी। इस स्पोर्ट कार के ताकों में कब से एक ब्लैक कार थी। इस बात से अंदर बैठी हुई शख्सियत अनजान थी। एक झटके से ब्रेक लगने पर टायर की आवाज दूर तक गूंजी। उसे आज कोर्ट से काफी दूर गाड़ी पार्क करना पड़ी थी, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था कि इतने दिन में आज ही क्यों से पार्किंग की जगह नहीं मिले। पार्किंग की जगह पर 4-5 गाड़ियां इस तरह खड़ी की गई थी कि दूसरी कोई गाड़ी नहीं आ सकती थी। यह सब पार्किंग रूल के खिलाफ था, मगर लड़की ने इस पर तवज्जो नहीं दी। ऐसा लगा कि यह सब भी पाकिस्तान में आम सी बात है, बस ये ही उसकी भूल थे। कितने ही लोगों के उसकी तरफ मतवज्जो हुए जब वो अपने गैर मामूली हुस्न के साथ कार से बाहर निकले। लाखों की ड्रेसिंग, स्टाइलिश बेल्ट में लगे हुए डायमंड, ब्रांडेड ब्लैक जींस और वाइट पैंट के अंदर किए हुए, ऊंची हिल का जूता पहने हुए और गोल्डन सुनहरी सोने के तार जैसे स्टेप में कटे हुए, कांधे से थोड़े नीचे तक जाते हुए बाल, जिनमें सामने से प्रिंस रोका गया था, वो टिक टिक करते हुए आगे बढ़े। वो सबको नजरअंदाज करते हुए इत्मीनान के साथ मगरूर चाल चलती हुई खुद की तरफ देखते हुए लोगों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ी। इस आस पास के लोग मोहब्बत सा होकर उसका मुकम्मल हुस्न को देख रहे थे। सबकी नजरें उसके लिए मामूल की बात थी। वह बचपन से ही लोगों की तवज्जो का मरकज रही थी और खुद वो भी अपनी बेपनाह खूबसूरती से वाकफ थी। मगर यह सब आज किसी को गाड़ू पर चला रहा था। वो गुस्से भरी हुनवा नजर से उसे इस हुलिया में गाड़ी से बाहर निकलते देखा और लोगों की गलीज हवस भरी नजरों ने तो जलती पर तेल का काम किया था। उसका बस चलता तो उसे पूरे इलाके को आग लगा देता, मगर अभी उसे कुछ और करना था। हानिया पार्किंग से 10 कदम चली हुई होगी जब अचानक 15-20 वकील औरतें काले कोट पहने उसके करीब आए। उसके इर्द गिर्द खड़े होकर जाने का रास्ता रोकने के साथ ही उसे हिलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें जाने की जगह नहीं मिल रही एक साथ आने की वजह से, मगर हकीकत तो कुछ और थी। व्हाट द हेल इज दिस? वो कोई जगह नहीं मिली, स्टूपिड गर्ल्स, व्हाट नॉनसेंस। वो झुंझलाई इतने लोगों की खुद को करीब देखकर उसका उसे धक्के देना
اسے اریٹیٹ کر رہا تھا۔ اسی وقت اس ہجوم میں ایک پراسرار سا شخص بلیک پینٹ کوٹ اور بلیک کی ہوڈی میں بلیک ماسک لگایا ہوا شامل ہوا اور ایک ہی سیکنڈ میں اس کے منہ پر رومال رکھ کر اپنی جان کھینچ کے پاس کھڑی گاڑی میں لے کر اسے غائب ہوا۔ اسے خود کو اس فولادی گرد میں چھڑانے کی کوشش کی، مگر منہ پر رکھے ہوئے رومال اسے چند سیکنڈ میں بے ہوش کر دیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ماسک پہنے ہوئے شخص نے اپنا ماسک اتارا اور گاڑی فل سپیڈ سے جگہ سے نکال کر اب ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ اس کا رخ اپنے گاؤں کی طرف تھا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ باہر لگے کیمروں میں بھی کچھ نظر نہ آ سکا۔ اتنی بھیڑ میں کچھ لمحوں کے لیے آنا کسی کی بھی نظر میں نہ آ سکا۔ ہانیہ آرام سے سیپا بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ شام تک حویلی پہنچنے کے بعد وہ آرام سے بیٹھا اپنے چچا کو اپنے کارنامے کی اطلاع دے رہا تھا۔ جانتا تھا کہ یہ بات انہیں غصہ دلائے گی، مگر پھر بھی وہ تھا تو شاویز عالم شاہ، ضدی، خود سر، اپنی مرضی کرنے والا، سامنے والے کو بے بس کر کے اسے سکون حاصل کرنے والا جس پر اسے ضد ہو جائے۔ دوسری طرف احسان شاہ چیخ اٹھے، واٹ؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو نا شاہو؟ اسے پیار سے شاہو بولتے تھے۔ اگلی پیشی پر اسے چچا کو، جنہیں وہ بابا کہتا تھا، بچپن میں باپ کے انتقال کے بعد وہی اس کے باپ تھے، اپنے پلان کے مطابق کورٹ جانے نہیں دیا تھا۔ احسان شاہ کی ایک ضروری میٹنگ بھی تھی، ملاقات تو بہرحال کرنا ضروری تھی، سو انہوں نے کچھ سوچ کر شاویز، جو ان کا لاڈلا بھتیجا کم بیٹا زیادہ تھا، جس پر وہ بے حد اعتماد کرتے تھے، اسے بیچ دیا۔ اس وقت تک انہیں یہ بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنا خطرناک منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ پتہ تو اس وقت چلا جب شاویز نے حویلی سے اسے اطلاع دی کہ وہ اور ہانیہ گاؤں پہنچ چکے ہیں۔ احسان شاہ اپنی اتنی بڑی بات سن کر دھگ رہ گئے تھے۔ ہانیہ کو کڈنیپ کر کے لے آیا تھا۔ شاویز شاہ کی جرأت پر وہ حیرت زدہ اور پریشان، وہ کچھ دیر تو بول ہی نہ سکے۔ وہ تو آج تک اسے بچہ ہی سمجھتے رہتے جسے انہوں نے ہاتھ میں پالا، اور اسے 10 قدم آگے نکلا۔ بیٹی کے دور ہونے کے بعد ایک شاویز کا ہی تو وجود تھا جس نے اس کے باپ کی طرف بھی محبت کو تھوڑا سکون دیا تھا، اور وہ زندہ بھی اسی وجہ سے تھے، ورنہ بھائی کی اچانک موت، پھر بیٹی کا غائب ہو جانا، جو کہ ان کی بیوی شمائلہ نے کیا تھا صرف اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے، یک بعد ماں باپ کا دنیا سے جانا، اتنے سمندوں کو جینے کے بعد وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکے تھے، مگر شاویز کی وجہ سے انہیں خود کو سنبھالنا پڑا، ان کے خاندان کا اکلوتا وارث، ان کے پیارے بھائی کی آخری نشانی۔ شاویز خود بھی ہانیہ کے جانے کے بعد خاموش اور ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، اپنی معمولی سی چیز کے لیے جذباتی اور جنونی ہو جاتا۔ اگر اس کے مزاج کے خلاف کوئی کچھ غلطی سے بھی کر دیتا تو پھر اس کو معاف نہیں کرتا تھا۔ احسان شاہ اور آسیہ شاہ، جو کہ شاویز کی ماں بھی پریشان تھی، بڑے ہونے کے ساتھ ان کے جنون اور غصے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بچپن کی محرومیوں نے اس کے اندر یہ احساس پیدا کر دیا تھا کہ وہ جنونی ہو گیا تھا، جس بچے کو سب سے محبت ملی ہو، جو ان کا سب کا بھی عادی بھی تھا، ایک ساتھ سب کا چھوڑ جانا، چچا کا راتوں کا جاگنا، چچی کا دھوکہ، ان سب نے اس کے دل میں اور پر سے بھی اعتبار اٹھا دیا تھا۔ لیکن سب کے بعد بھی ہانیہ کے لیے محبت اس میں کمی نہیں آئی تھی۔ شاویز کے لیے وہ معصوم سی اس کی ڈال تھی، جس کی نظر میں جو بھی کیا شمائلہ بیگم نے کیا، مگر اب اس کی سوچ بدل گئی تھی۔ جب سے اس نے ہانیہ کو دیکھا تھا، کتنا خوش تھا، وہ سوچا تھا کہ اپنے بچپن کی اس کی یاد میں ایک تڑپ، اور کب کب اس نے اسے یاد کیا بتائے گا، مگر جب وہ سامنے آئی اسے دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا، اور وہ پاگل دیوانہ اپنے اتنے سالوں کی محبت کی آنکھوں میں پیاس دیکھتا ہوا بجھ جاتا رہا۔ پھر دوسری ملاقات میں اس کی آنکھوں میں حقارت اور نفرت دیکھ کر اس کا دل کرچی کرچی ہوا۔ اپنی محبت کی آنکھوں میں نفرت دیکھنا آسان نہیں، جس کا برسوں انتظار کیا جائے، وہ آپ کو اپنے قابل ہی نہ سمجھتا ہو۔ پورے دن شاویز اپنا وہم سمجھ کر جھوٹ لاتا رہا تھا، مگر پھر اسی دن رات کو ہانیہ کی کال آئی تھی، جس میں اس نے شدید نفرت میں بیچے ہوئے تیر ایک کے بعد ایک شاویز کے دل میں اتارے تھے۔ پھر اس نے بھی بس نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ وہ اسے طلاق دے دے، وہ اپنے ماموں کے بیٹے سے شادی کرنا محبت کرتی ہے، اسے سے شادی کرے گی۔ شاویز کی برداشت کی اتنی ہی حد تھی، اس نے زور سے موبائل دیوار پر مارا۔ وحشت زدہ سا لہو رنگ آنکھیں اور چہرہ لیے ہوئے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اسے کمرے کی ہر چیز خود پر ہنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور پورا کمرہ تہس نہس کرنے کے بعد بھی اس کے اندر جلتی ہوئی آگ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا، تو باتھ روم میں گھس گیا۔ شدید سردی میں شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈا پانی جیسے سر پر پڑا تو اسے کچھ ہوش آیا، ورنہ تو لگ رہا تھا اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ محبت کی پٹی آنکھوں سے اتری تو ایک ایک کر کے اس کی باتیں یاد آنے لگی، کیسے وہ اپنے باپ کے ساتھ رویہ اختیار کیے ہوئے تھی، اور شاویز کے لیے نفرت، حقارت، اور آج کی باتیں وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ اس کے اندر کا جنونی شاویز جاگنے لگا۔ بہت بڑی غلطی کر دی ہے تم نے ہانیہ بیگم، تم نے میری بیوی ہو کر، میرے نکاح میں ہو کر کسی دوسرے کے بارے میں سوچنے کی تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ میں شاویز عالم شاہ، جو اپنی معمولی سی چیز میں بھی شرکت برداشت نہیں کر سکتا، تم نے کیسے اپنی سوچوں میں کسی دوسرے کو آنے کی اجازت دی ہے؟ اب تمہیں بتانا ضروری ہو گیا ہے کہ تم کسی کی امانت ہو، اور تم پر تم سے زیادہ حق کسی اور کا ہے۔ وہ بنا شرٹ، صرف ٹروزر میں شاپ کے نیچے کھڑا، دونوں ہاتھ سامنے دیوار پر ٹکائے، جن کی ایک ایک نس اپڑی ہوئی تھی، لمبا چوڑا وجود، ٹھنڈ یخ پانی سے خود کو اذیت دیتا ہوا، لال انگارہ آنکھوں میں ہانیہ شاہ کا عکس سمائے ہوئے اسے مخاطب تھا۔ خود سے اسی وقت عہد کیا تھا کہ اس نے ہانیہ شاویز عالم شاہ کو سبق سکھانا ہے، اور اسی ٹائم اس نے ہانیہ کی 3 دن کی کڈنیپنگ کا پلان بنایا تھا، اور آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔
اس समय جو कुछ ने चाहा था कर गुजरा बिना किसी नुकसान को सोचे। दूसरी तरफ एहसान शाह के वापस अपनी सोचों से बाहर आया। मैं क्या कह रहा हूँ शाहू? दूसरी तरफ से उनके खामोश हो जाने पर वो झंझलाए थे, तभी तेज आवाज में पुकारा। उनके गुस्से करने पर वो बड़े आराम से बोला, बाबा ये काम यूं ही मुमकिन था। आप सारी उम्र भी इस लड़की को समझाते रहे तो वो नहीं समझेगी। शमाला आंटी का चालों को उन पर ही उल्ट करने के लिए जरूरी था कि वो हमारे पास रहे। मैं उसे ले आया हूँ जबरदस्ती, आपकी इजाजत के बगैर, क्योंकि मुझे पता था कि आप कभी इजाजत नहीं देंगे। मगर आप मुझ पर एतबार करें, मैं इन सब से निपटना अच्छी तरह जानता हूँ। ओ बाबा, शायद आप भूल रहे हैं कि मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है। आज नहीं तो कल उसे मेरे पास ही आना था, तो यूं ही सही। आपकी बात उसके लहजे में भी थोड़ी नाराजगी थी कि हर बात उसके मजाज के खिलाफ हो रही थी। वो था ही खुद में मिस्टर परफेक्ट। शावेश, ये तुमने क्या कर दिया है? ये सब ऐसा नहीं होना था। हाने तुम्हारी बनकू है, उसे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता था। तो ये जल्दबाजी क्यों की तुमने? मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दिया है। शमाला तो जमीन आसमान एक कर देगी मेरे खिलाफ और ज्यादा मसाला खड़े करेगी। और ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया तुमने। वो हफ्की से कोई सख्त बात बोल भी ना सके कि दूसरी जन्म जान से अजीब भतीजे का नाराज होना जो महसूस कर सकते थे चुके थे। सॉरी बाबा, मैं आपको दुखी और परेशान नहीं दे सकता था। और कौन सा काम था अपने पापा पर जान देता था, उसका बस होना महसूस करना वो भी थोड़ा नरम पड़ा, मगर खुद को गलत अब भी नहीं माना था। हाँ, अब तो तुमने मुझे बहुत आराम पहुंचाया है ना। मैं जिस पोस्ट पर हूँ तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरे लिए कितना बड़ा अजाब बन जाएगा। तुम ऐसा करके उसे फौरन वापस छोड़कर आओ भी, और अभी और इसी वक्त। उसके बाद बीच में कर बोला, वक्त गुजर गया बाबा, आप वापसी की बात छोड़ दें। आप पर बात नहीं आएगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बस खामोशी से आप अपने काम करते जाएं, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा। उनके फ्रीतू को भी खबर नहीं होगी कि हानिया शावेज शाह के। आखिर में उसका अंदाज कुछ जताता हुआ सा था। बार बार हानिया को छोड़ने की बात उसे तैश दिला रही थी, मगर दूसरा अगर ये बात करता तो अब तक उसका मुंह सलामत नहीं रहता। मगर एहसान शाह की हर बार बर्दाश्त कर रहा था। वो तो उसके सब कुछ थे। कोई और बात होती तो वो कभी भी उसे बेस्ट तो क्या दूसरा सवाल नहीं करता, मगर यहाँ बात उसकी इज्जत गैरत की आगे थी जो उनकी बेटी दाव पर लगाने वाली थी। उस पर तलाक का केस दायर करके ये बात एहसान शाह को नहीं बता सकता था। क्या बच्चों जैसे बातें कर रही हो? ये क्या कोई मजाक है? मेरी पोजीशन को समझ नहीं रहे तुमने बहुत ही बुरा किया है। वह सख्त गुस्से में थे। अन्य का सोच सोच कर उनका बीपी हाई होने लगा था कि अब तो वो उसकी नजर में और भी बुरे बन गए होंगे। और जो होना था हो चुका। मैं पीछे हटने वाले में से नहीं हूँ, आप जानते हैं ना। आप फिक्र ना करें, आप अब आराम करें। इतना स्ट्रेस लेना अच्छा नहीं है आपके लिए। उसने कहते ही फोन बंद कर दिया था और एहसान शाह हेलो हेलो करते ही रह गए। अजीम शाह का ताल्लुक बहुत ही बड़े जमींदार घराने से था। उनकी शुगर मिल्स और कई लेदर गारमेंट्स इंडस्ट्री थी। वो बाहर के मुल्कों को अपनी मसनूआत फरोख्त करती थी। सियासत में उनका बड़ा नाम था। अजीम शाह का शुमार मुल्क के अमीर तरीन लोगों में होता था। अजीम शाह की बीवी कुर्सिया बेगम थी, जो कि दीनदार और बेहद इबादत गुजार रहमदिल खतून थी। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा आलम शाह, उनकी बीवी आसिया शाह जो उनके मामू की बेटी थी। आलम शाह गांव के सरदार भी थे। अजीम शाह ने उनके बेटे की पैदाइश पर ही अपनी गदी नशीन आलम शाह को बना दिया था कि उनके खानदान की रवायत थी कि बड़ा बेटा ही बाप का गदी नशीन होता है। आलम शाह और आसिया शाह का सिर्फ एक ही 7 साल का बेटा था, जिसका नाम शावेज शाह था, जो सबका लाडला और गुस्से का तेज एक जिद्दी बच्चा था। घर का पहला बच्चा होने की वजह से सब उसके बेहद लाड प्यार ने उसे बचपन में ही जिद्दी और खुदसर बना दिया था। उसके बाद भी वो एक रहमदिल और अपने बाप से अपने लोगों से मोहब्बत करने वाला बच्चा था। उसका गुस्सा और जिद जब शुरू हो जाती तब उसकी बात ना मानी जाए या उसके मजाज के खिलाफ बात हो। गांव का अगला सरदार शावेज शाह ही बनने वाला था। इस बात का फैसला अजीम शाह ने ही पहले ही कर दिया था। एहसान शाह स्टडी कंप्लीट करने के बाद बाप के कहने पर सियासत में आ गए थे। तब एक पार्टी में उनकी मुलाकात शमाला बेगम से हुई, जो शहर के एक बिजनेसमैन की बेटी थी। एक उनके पास एहसान शाह जितनी दौलत शोहरत तो नहीं थी, मगर शमाला बेगम भी खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। वो 2-3 दिन बार की मुलाकातों में ही शमाला बेगम की खुद इतमादी और हुस्न ने उनको बुरी तरह से मुतासर किया, जिसके बाद एहसान शाह ने फौरन शमाला अहमद को प्रपोज कर डाला। और शमाला अहमद को कोई एतराज हो सकता था? पढ़े लिखे लाखों की जायदाद के वारिस। उनका ख्याल था कि वो शहर की मॉडर्न और फैशन लेबर खातून है, तो जावेद मलक यकीनन उनसे दबकर रहेंगे। मगर ये उनकी गलत फहमी साबित हो गई। शादी के बाद दूर हो गई। एहसान शाह पढ़ने लिखने के बावजूद भी वो अंदर वही रवायती जागीर थे और अपने खानदान और रवायतों से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। शादी के बाद उन्हें शमाला को हर चीज दी, मगर वो जो आज़ादी चाहती थी वो नहीं दे सके। उन्हें भी अपनी मर्जी और रवायतों के मुताबिक चलाना चाहता, इसके बारे में वो पहले ही शमाला बेगम को आगाह कर चुके थे। मगर इस बार शमाला को अपने हुस्न पर नाज था कि एहसान शाह को उंगलियों पर नचाएगी, जबकि शमाला को किसी पाबंदी में रहने की आदत नहीं थी। लेट नाइट पार्टीज, क्लब, ये सब उन्हें छोड़ना पड़ रहा था। तो अब उन्हें महसूस हो रहा था कि एहसान शाह से शादी का फैसला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी भूल थी। शादी के 2 साल के बाद ही हानिया भी इनकी जिंदगी में आ गई। रोज रोज उनकी लड़ाई झगड़े होने लगे थे। उन्हीं लड़ाई झगड़ों में हानिया पैदा हुई थी।
1 साल पहले बेटी की पैदाइश पर एहसान शाह को लगा था कि अब वो जिद छोड़ देंगे, उनके साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगी, मगर बेटी को देखकर वो और शेर हो गई थी। उनके साथ एहसान शाह की कमजोरी लग गई थी। अब वो बेटी के जरिए उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। जब इन सब हरबों से भी एहसान शाह हाथ नहीं आए तो उन्होंने तलाक का मुतालबा कर दिया। यही सब हालात देखते हुए अजीम शाह ने फैसला किया था कि 1 साल हानिया और 9 साल शावेज का निकाह कर दिया जाए, जिससे शमाइला बेगम को अनजान रखा जाए। शायद अजीम शाह को यह डर था कि हानिया उनसे दूर चली जाएगी और ग्रे क्रिस्टल आंखों वाली ये गुड़िया तो अब उन्हें जान से भी ज्यादा प्यारी थी। और सबसे ज्यादा दीवाना तो उनका पोता शावेज शाह था, जिसके पैदाइश से ही उसके पर अपना हक समझता था। हानिया उसके लिए एक बहुत ही कीमती खिलौना थी, जिसका वो बेहद ख्याल रखता था। जब इसके चाचा जान हवेली आते, वो सारा दिन किसी को भी हानिया को हाथ लगाने नहीं देता था। उसके हर काम अपने हाथ से करता था। इस वक्त उसकी जिद, गुस्सा सब न जाने कहाँ जा सोच जाता था। बल्कि ये कहना ठीक होगा कि शावेज शान की जान जिस चिड़िया में बांधी वो हानिया शाह थी। हानिया उनके खानदान की पहली लड़की थी। उनकी 3 पीढ़ियों में से सिर्फ लड़के ही थे। ना ही अजीम शाह की कोई बहन थी, ना ही बेटी। इसलिए हानिया की हिम्मत अब शावेज से ज्यादा थी। अजीम शाह शायद मुस्तकबिल के खतरे को बाम के थे, इसलिए इतना बड़ा फैसला कर गए। अब वो सब ठीक करने से खुश भी नहीं हो पा रहे थे जब निकाह के 2 दिन बाद ही उनके बड़े भाई आलम शाह का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। एहसान शाह शमाइला की बात मानकर शहर में रहने का फैसला कर चुके थे, मगर अब भाई के बाद सारे घर खानदान की जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई थी। माँ बाप, भाभी और जान से प्यारे भतीजे को संभालना था। ऐसे वक्त में सबको छोड़कर शमाइला बेगम की बात मानकर शहर में नहीं रह सकते थे, मगर उनकी मजबूरी को समझने के बजाय शमाइला अब खुलकर सामने आई और इन्हें तलाक पर जोर देने लगी। वो हानिया के निकाह के बारे में जान गई थी, तो अब उनका एहसान शाह के साथ रहना नामुमकिन हो गया था। इस वक्त हानिया सिर्फ 1 साल की थी और एहसान शाह शमाइला को तलाक देना नहीं चाहते थे, मगर शमाइला ने कोर्ट से उल्ला का मुकदमा दर्ज कर दिया था और इनके नाम और इज्जत को खूब उछाला। और फिर खानदान की बदनामी की वजह से एहसान शाह ने भी मजबूरन उन्हें तलाक दे दी। एहसान शाह से अलग के बाद शमाइला हानिया को लेकर अपने भाई के पास कनाडा चली गई थी। एहसान शाह ने बहुत कोशिश की कि अपनी बेटी की कस्टडी लेने की, मगर इतनी छोटी बच्ची को मां से दूर नहीं कर सकते थे। इसलिए कोर्ट ने शमाइला बेगम के हक में फैसला सुना दिया और इतने साल शमाइला ने हानिया को सबसे छुपा कर रखा। 20 साल तक एहसान शाह ने अपनी बेटी से मिलने की जंग लड़ी। फिर मजबूरन कोर्ट की तरफ से मुलाकात के नोटिस पर शमाइला को पाकिस्तान आना ही पड़ा। अब की बार एहसान शाह ने उनकी एक एक हरकत पर नजर रखी हुई थी। वो एक अहम सियासी शख्सियत थे। अपना असर और रूह रखते हुए अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते थे, इससे मिलना चाहते थे। मगर जब कोर्ट के जरिए उनसे मुलाकात हुई तो उसे नहायत बेरूही और अजनबियत से वो सब कह दिया। फिर भी उन्होंने बार बार मुलाकात की, मगर इसकी आखिरी मुलाकात में वो बहुत ही दिल बरस्ता हो गए थे। मगर अपने रब पर उन्हें पूरा भरोसा था, वो उन्हें नाउम्मीद नहीं करेगा। इतने सालों की तरफ दुआओं का सिला उन्हें जरूर मिलेगा। फिर अचानक उन्हें मीटिंग के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ा, तो मजबूरन उन्होंने अपने भतीजे शावेज को भेज दिया। मगर उन्हें क्या पता था कि वो हानिया को किडनैप करके प्लान बनाए हुए बैठा है। अब शमाइला बेगम हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्हें जमीन आसमान एक कर दिया। पहला शक एहसान शाह पर ही गया, मगर उनके ऊंचे ओहदे और नाम की वजह से उन्हें कोई मुश्किल तो ना हुई। उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं था, क्योंकि वो गवर्नमेंट के अहम मीटिंग की वजह से मुल्क से बाहर थे और शावेज शाह को उन्होंने अभी तक नहीं देखा था और न ही उन पर उसका शक किया था, क्योंकि शमाइला की नजर में सारे असर रूह थे। इस सब के बावजूद भी शमाइला बेगम को यकीन था कि हानिया के गुमशुदगी में एहसान शाह का ही हाथ है और इसी वजह से उनके घर आकर उन पर खूब अपनी बरात निकालने चली आई।